बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें, मंत्री इमरती देवी का पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रही थी कि अगर डबरा की उन्हें अच्छे से वोटों से जीत मिलती है, जनता उन्हें जिताती है, तो सीएम शिवराज और सिंधिया उन्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। लेकिन अब मंत्री इमरती देवी ने इस बयान पर यू टर्न लिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं ना तो मंत्री बनना चाहती हूं ना डिप्टी सीएम, मैं तो डबरा की सेवा करना चाहती हूं। अपने बयान पर उन्होंने कहा कि माहौल के हिसाब से उन्होंने ये बोल दिया था। यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, इमरती देवी जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। ये तो अगर चुनाव प्रचार में कोई कछु कह रहा तो कह दे, लोगों के सामने अपनी बात रखने पड़ती है। अगर जहाँ जो आदमी जैसी बात सुनने को पसंद होता है वैसी कही भी जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि ना तो मैं मंत्री ना डिप्टी सीएम, मैं सिर्फ बनना चाहती हूँ अपने डबरा विधानसभा की सेवा। मंत्री इमरती देवी ने बयान दिया था, लेकिन अब वो अपने बयान पर ही पलट गई हैं। उनका कहना है जनता के हिसाब से बयान देना पड़ता है, जहां जो सुनना पसंद करते हैं उसी हिसाब से वो बयान दे देते हैं। और उपचुनाव को लेकर अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस समय हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, जनता में ये शिगुफा छोड़ दिया जाए, चाहे वो डिप्टी सीएम बनाने का हो, मंत्री बनाने का हो या कुछ और, ताकि वोट मिल जाए, ऐसा ही लग रहा है। देखिए, बिल्कुल इमरती देवी के जो बयान है उससे साफ तौर पर यही लग रहा है। उन्होंने कहा कि जब जनता के बीच में होते हैं, जैसा माहौल होता है उस तरह की बात करनी पड़ती है। यानी ये साफ साफ ये बता रहा है कि जनता को कहीं ना कहीं जो भरमाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अभी वो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो ये तो वो कह नहीं सकती कि यदि आप मुझे अच्छे वोटों से जिताइए तो मैं मंत्री बन जाऊंगी। तो अब उसके ऊपर का नहीं, एक स्टेप आगे की बात उन्होंने कर दी कि यदि आप मुझे अच्छे वोटों से जिताएंगे तो मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगी। तो उस बयान को लेकर जिस तरीके से उनको घेरना शुरू किया था, चाहे बीजेपी के लोगों की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जो दबाव है वही कारण है कि उन्होंने अपने इस बयान से यू टर्न मार लिया। क्योंकि इसके पहले का नहीं, इसी दिन जो पहला वीडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कलेक्टर साहब को बोलेंगे जो सीट चाहेंगे वो जीतेंगे। उसको लेकर ईसी ने भी नोटिस जारी किया, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, कलेक्टर को नोटिस जारी किया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बैठाए वो मुद्दा भी मिल गया था। और यही कुछ दूसरे बयान में हुआ। तो जिस तरीके से वो एक के बाद एक लगातार जो बयान उनके सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो असहज महसूस कर रही थी, मीडिया के सवालों को लेकर हो चाहे विपक्ष के आरोपों को लेकर हो। और यही कारण है कि बहुत जल्दी ही जो मंत्री जी हैं वो अपने बात से यू टर्न मार गई। हालांकि उनको साफ तौर पर यह कहना है कि ना वो मंत्री बनना चाहती है ना वो डिप्टी सीएम बनना चाहती हैं, वो केवल डबरा के जो जनसेवक है उसके तौर पर काम करना चाहती हैं। हालांकि ये बात उन्होंने स्वीकार की कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जब जाते हैं, जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की बात जनता सुनना चाहती है, उसके अनुसार एक नेता को बोलना पड़ता है। लेकिन बोलिए आप, लेकिन कोई ऐसी बात मत बोलिए कि जो आपकी पार्टी के लिए और आपके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दे। और उनके जो बयान रहते हैं, चाहे जनता के बीच हो या मीडिया के सामने हो, वो इस तरह के बयान रहते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए, दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं और बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा भी दे देते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीर हमें नजर आ रही है। आप मेरे साथ शैलेंद्र बने रहिए। एक और अहम खबर हम बता दें, मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को मंत्री इमरती देवी का साथ मिला है। धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों से मिलकर मंत्री इमरती देवी ने ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों की लड़ाई अब वो लड़ेंगे। सीएम और आला कमान से बात करने की बात भी कही। मंत्री इमरती देवी के बयान के बाद अतिथि शिक्षकों ने कहा आश्वासन नहीं, उन्हें 3 दिन में नियमितीकरण का आदेश चाहिए, नहीं तो उपचुनाव जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा।
नहीं, हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे। आप देखिए, बाजू में हमारा रथ खड़ा है। अगर 3 दिन आचार संहिता लगने के 3 दिन बचे हुए, अगर इस बीच में इन्होंने हमारी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो हम 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, जो हमने 2018 के चुनाव में किया था। हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, किसी बात को हम नहीं मानेंगे जब तक हमें नियमित नहीं करेंगे, तब तक अतिथि शिक्षकों को। तो हमारे सम्मानीय हमारे भाई अतिथि शिक्षकों को भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आई हूँ और इनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप घर बैठो, आपकी लड़ाई इमरती देवी लड़ेगी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जाएगी, ज्योतिराज सिंधिया ने जाएगी, और जितने जल्दी काम हो सकेगा इनका काम में। रुख करते हैं, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, जब एक बयान पर मंत्री इमरती देवी पलट सकती हैं, यू टर्न ले सकती हैं, तो फिर अतिथि शिक्षक भी यही कह रहे हैं कि हमें बयान से कोई मतलब नहीं है, आप तो लिखित में आदेश लाइए। देखिए, बिल्कुल मृदुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव हुए थे, उस समय भी चाहे अतिथि शिक्षकों की बात करें, अति विद्वानों की बात करें, या जो लोग 2018 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके थे, वो लोग लगातार सरकार से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने उनके नियमितीकरण की मांग नहीं सुनी और उन्होंने विरोध किया, और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी, उससे उन्हें बड़ी आशाएं थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिर गई और अब उपचुनाव होने हैं, और ये सारे शिक्षक जो हैं वो ये भली भांति जानते हैं कि यही वो मौका है जब अपनी मांगे जो हैं वो पूरी कराई जा सकती है। एक बार इलेक्शन हो गए तो जिस तरीके से लंबे समय से वो लगातार मांगे करते आ रहे हैं, वैसे ही मांगे करते रहेंगे, लेकिन आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आज जब वो धरने पर थे फूलबाग मैदान पर, तो मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी उनके बीच पहुंची और उनके बीच कहा कि उनकी लड़ाई वो खुद लड़ेंगी और मुख्यमंत्री से और जो तमाम आला कमान के नेता हैं उनसे बात करेंगी और जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी कराने की बात कहेंगी। लेकिन ये जो आश्वासन है उसको लेकर जो अतिथि शिक्षक संघ है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 दिन का अल्टीमेटम है सरकार के पास, यदि वो मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन बाद हर विधानसभा क्षेत्र में अतिथि शिक्षकों जो हैं वो एक रथ यात्रा निकालेंगे और उसके माध्यम से वो बताएंगे किस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ जो वादा खिलाफी की है। हालांकि इस दौरान इमरती देवी ने एक बात जरूर कही कि जो वचन पत्र की बात कर रहे हैं, जिन वचन पत्र में इनको नियमित करने की बात थी, वो कांग्रेस का वचन पत्र था, बीजेपी का वचन पत्र नहीं था। बीजेपी ये चाहती है कि उनको नियमित किया जाए, लेकिन इसके बाद ये सवाल ये भी हुआ कि आप 6 महीने से दोबारा से अब बीजेपी की सरकार में हैं, तब बीजेपी ने क्यों इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? क्यों उनका जो संगठन है वो लगातार मुख्यमंत्री से आश्वासन देने की बात कर रहा है, उनसे मिलने की बात कर रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों से न तो मुख्यमंत्री सीधे मिल रहे हैं, न स्कूल शिक्षा मंत्री सीधे तौर पर कोई उनको तवज्जो दे रहे हैं। तो ऐसे में अतिथि शिक्षकों का साफ कहना है कि 70,000 की संख्या में वो लोग हैं और उसके अलावा उनका धरना जस का तस बना हुआ है, तेवर जस के तस बने हुए हैं। देखिए, बयान के बाद भी उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि आश्वासन नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए। 3 दिन का उन्होंने खुद जो इमरती देवी है उनको ज्ञापन सौंपा है, उसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आश्वासन नहीं, मतलब जो उनका आदेश जो है वो यदि लागू नहीं होता है तो निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षक जो है वो बीजेपी का खुलकर विरोध भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बता दें मध्य प्रदेश में 40% जिलों में SC/ST वर्ग के IAS अधिकारियों को कलेक्टर बनाने की अजाक्स ने मांग कर दी है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अजाक्स संगठन ने कहा कि प्रदेश के 53 जिलों में 2 और 2 SC के 2 ST वर्ग के IAS कलेक्टर के रूप में तैनात हैं, जबकि प्रदेश में इस वर्ग की जनसंख्या 40% है। ऐसे में कम से कम 40% जिलों में SC/ST वर्ग के IAS अधिकारियों को कलेक्टर बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अजाक्स संगठन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया हैं। उपचुनाव से पहले SC/ST को मुख्य धारा से दूर रखने का मुद्दा उठाकर अजाक्स ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है। सबसे अहम बात तो यह है कि अजाक्स जिस तरीके की मांग उठा रहा है यह कितनी जायज है, यह कानूनन कितनी संभव है, यह भी हमें देखना होगा। चुनावों के दौरान अगर यह मांग उठ रही है तो यह भी समझा जा सकता है, क्योंकि इन चुनावों में बहुत सारी ऐसी सीट हैं जिनमें SC/ST वोटर्स का दखल है। तो क्या चुनाव को देखते हुए यह मांग कर दी गई है? क्योंकि यह स्थिति आज से तो पैदा हुई नहीं है, कई सालों से यही स्थिति है। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं, कहीं चुनाव को देखते हुए यह मांग तो नहीं कर दी? क्योंकि SC/ST वोटर्स का दखल बहुत ज्यादा है उपचुनाव की सीटों पर, क्योंकि ये स्थिति
आज से तो है नहीं। बिल्कुल मृदुल, आपने सही समझा और बिल्कुल सही आकलन है। उपचुनाव या चुनाव जब आते हैं इस तरह के, तब इसे SC/ST की शोषित पीड़ित वर्ग होने की बात की जाती है। और ये आवाज किसने उठाई है? ये आवाज उठाई है IAS अफसरों ने, ये आवाज उठाई है सरकार के बड़े पदों पर बैठे वाले अधिकारियों ने। ये आजाद संगठन जो बना हुआ है, IAS अफसर, बड़े अफसर और सरकारी कर्मचारियों को बना हुआ है, और ये आवाज वो उठा रहे हैं, सरकार को परेशानी में डाल दिया। क्योंकि इनके द्वारा आवाज उठाना माना जाता है कि जब अफसर शोषित पीड़ित मान रहे अपने आप को, तो आम गरीब और जो गाँव में रहने वाला SC/ST का है आबादी, उसका क्या होगा? ऐसे में ये इशू उठेगा, निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस इस बात को बनाएगी कि जो सरकार में सत्ता में अहम पदों पर बैठे हुए हैं, वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं जो SC और ST के साथ न्याय नहीं हो रहा, उन्हें कलेक्टर नहीं बनाया जा रहा। यानी कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, SC/ST के लोगों को कलेक्टर ने बनाने से बच रही है। और ऐसे में उपचुनाव में इशू उठता है तो निश्चित तौर पे सरकार को नुकसान हो सकता है, भाजपा को नुकसान। हरीश, एक चीज और है, इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो पहले जब शिवराज सरकार थी, इसके पहले का जो कार्यकाल था, उसमें भी कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इस वर्ग से आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी सरकार से ठन गई। और फिर अजाक्स संगठन की ये मांग इस दौरान उपचुनावों में, क्या चुनावों पर फर्क पड़ सकता है इसका, या सरकार कोई फैसला लेने पर मजबूर हो सकती है? बिल्कुल, आप जो पहले की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा मृदुल कि जब अजाक्स संगठन का दबाव था और अजाक्स संगठन ने दबाव बनाकर सरकार पे आरक्षण में पदोन्नति का मामला उठाया था, और उसके बाद भोपाल राजधानी के अंदर अपेक्स भवन का समन्वय भवन है, उसके अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री भावनाओं में बह गए। जिस तरह अधिकारी और कर्मचारियों ने SC/ST की भीड़ इकट्ठी की थी और जो आयोजन किया था, उस भावना में बह गए। उन्होंने भावनाओं में बह के एक डायलॉग बोला था कि माइका लाल, कौन माइका लाल है जो करेगा। वो माइका लाल इतना जबरदस्त चला, उस डायलॉग के बाद एक यहाँ सपाक संगठन खड़ा हो गया अजाक्स के विरोध में। जो स्वर्ण समाज के लोग थे, OBC के लोग थे, वो एक तरफ खड़े हुए। उनको ऐसा डर लगने लगा कि मुख्यमंत्री का जो बयान है, ऐसा ना हो कि पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाए। और वो बयान चुनाव में चला, विधानसभा 2018 में दलित आंदोलन चला इसको लेकर, और कुल मिला के स्थिति हुई उसका खामियाजा जो है, बिल्कुल, कभी अजाक्स खड़ा हो जाता है, कभी सपाक्स खड़ा हो जाता है, स्थिति वैसी बनी होती है। और चुनावों को जिस तरीके से पहले के भी चुनाव या उपचुनाव ले लीजिए, उसमें ये बातें बहुत देखी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हरीश तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का हाथ छोड़कर महेंद्र सिंह बौद्ध ने हाथी की सवारी कर ली है। दिग्विजय सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं महेंद्र सिंह बौद्ध, और उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने BSP ज्वाइन कर ली है। दतिया की भांडेर से महेंद्र सिंह बौद्ध BSP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। BSP में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए BSP में शामिल हुआ हूं। कांग्रेस से नाराजगी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस BSP की विचारधारा एक जैसी है, लेकिन फर्क इतना है कि अब कांग्रेस पुराने वफादारों की इज्जत और सम्मान नहीं करती। वहीं BSP के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने कहा, बहुत से लोग जल्द BSP में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा BSP सत्ता की चाबी अपने दम पर लाएगी। उन्होंने कहा 28 सीटों पर BSP उपचुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बसपा का दामन थाम चुके हैं महेंद्र सिंह बौद्ध, पूर्व गृह मंत्री है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बसपा में क्यों शामिल हो गए कांग्रेस छोड़कर आप? सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को अच्छा माना है। कांग्रेस में थे तो हम लोग सत्ताधारी पार्टी थे, तो सत्ता का काम आंदोलन करना नहीं होता, काम करना होता। हम लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की, सर्वहारा वर्ग की लड़ाई की आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए बहुजन समाज से अच्छा कोई पार्टी नहीं है। अभी जो उपचुनाव है, उपचुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी में आना, क्या आप जो भांडेर से आपकी दावेदारी थी, टिकट वहाँ से आपको नहीं हुआ, उसके बाद आप बसपा में शामिल हुए, तो क्या भांडेर से चुनाव लड़ेंगे बसपा से? देखिए, अगर पार्टी चुनाव किसी भी सीट से देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो कोई उसका सवाल नहीं है। हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं। अब क्योंकि चुनाव का टाइम, इसलिए आप चुनाव से जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग यहाँ सर्वहारा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म चुना है। कांग्रेस से क्या नाराज़गी है? कांग्रेस से ऐसी क्या नाराज़गी थी कि आपको बहुजन समाज पार्टी के दामन थामना पड़ा? देखिए, नाराज़गी तो कोई नहीं है। कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराएँ एक सी हैं। बस फ़र्क इतना है कि कांग्रेस में अब जो वफादार लोग पुराने कांग्रेसी हैं, उनकी उतनी इज्जत और सम्मान नहीं है जो होना चाहिए।
अब क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव कभी नहीं लड़ती है, उपचुनाव लड़ रही है, तो क्या सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी क्या स्ट्रेटजी है ये तो हम लोग आए पता चलेगा क्या स्ट्रेटजी है। इनकी जो स्ट्रेटजी होगी हम लोग तो काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ने आए, सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने आए। अगर हमें मलाई खानी होती तो बीजेपी में जाते या किसी और पार्टी में जाते। महेंद्र सिंह बौद्ध, इनका कहना है कि वो इस पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं, कांग्रेस में वफादारों की पूछ परख नहीं हो रही है और यही कारण है कि उनको बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। बहुत से और भी लोग हैं जो जल्द ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इनके नाम हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते कि हमारी कुछ बाउंडेशंस होती हैं, तो आप वेट करिए 2 दिन का, और बड़ा काम होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश के लेकर आएगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।